नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। इसमें आगे आज हम देखेंगे 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, हम पहले इसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं कि यह एक्ट किस उद्देश्य हेतु आया था। ठीक है, तो जो यह एक्ट है ये आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में कार्य थे, कंपनी के जो कार्य थे उन कार्यों को नियंत्रित, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो भी कार्य थे उन कार्यों को नियंत्रित करने के लिए और साथ ही 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस एक्ट की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए 1784 का ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था। यही इसका उद्देश्य था। अब आगे हम इसके प्रमुख बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। चौरासी का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं या इस एक्ट में क्या क्या चीजें हुई थी, हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहली जो चीज थी, हम पहले इसके नाम पे ही चर्चा कर लेते हैं। तो जो इसका जो नाम है, ये उस समय जो ब्रिटेन में तत्कालीन जो नेता थे, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उनका जो नाम था, ठीक है, उनका नाम जो था विलियम पिट द यंगर। विलियम पिट द यंगर, उन्हीं के नाम पर ये एक्ट आया था। उनका एक्ट था विलियम पिट द यंगर, उन्हीं के नाम पे ये पिट यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था उन्हीं के नाम पे रखा गया था। आगे हम देख लेते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा एक चीज ये हुई थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। जो किसके द्वारा की गई थी, ये स्थापना की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि भारत में हो रहे जो सैन्य मामले, नागरिक मामले और राजस्व मामले, भारत के में जितने भी सैन्य, नागरिक और राजस्व मामले हैं, उन सभी मामलों की जो जानकारी है वो ब्रिटिश सरकार को मिले और इन सभी मामलों पर जो अधिकार है वो किसका हो, ब्रिटिश सरकार का हो। या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में सैन्य, नागरिक और राजस्व मामलों पर अधिकार स्थापित करना चाहती थी। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, जिसमें एक तरफ थे, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
जो थे व्यापारिक मामलों के लिए। और फिर दूसरी तरफ थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो थे राजनीतिक मामलों के लिए। इस तरीके से हम देखते हैं इसके माध्यम से कि द्वैध शासन की स्थापना हो रही है। द्वैध शासन की स्थापना हो रही है, जिसमें एक तरफ तो है ब्रिटिश सरकार और दूसरी तरफ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी तरफ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम बात करते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके प्रमुख बिंदु क्या थे, हम इनको देख लेते हैं, या फिर विशेषताएं या प्रावधान। इसके जो प्रमुख बिंदु होते हैं हम उन पे नजर डालते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा ये चीज हुई थी कि नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य थे जो और जो कर्मचारी थे, उन सबका जो वेतन था, वेतन आदि थे, जो भत्ते थे, उन सभी को क्या व्यवस्था की गई थी कि भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने करा था कि नियंत्रण बोर्ड के जो भी सदस्य और कर्मचारी थे, नियंत्रण बोर्ड के जो भी सदस्य और कर्मचारी थे, उनके जो भी वेतन आदि थे, उनके जो भी वेतन थे या क्या कहते हैं भत्ते थे, जो भी उनका भुगतान था, उन सब की व्यवस्था ये की गई थी कि वो सब अब किस में से दिए जाएंगे, वो सब दिए जाएंगे भारतीय राजस्व में से, भारतीय राजस्व में से दिए जाएंगे। अब हम अपने अगला बिंदु देख लेते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि गवर्नर जनरल को, अब इस अधिनियम का जो विशेषता है वो ये भी है कि जो 1793 का जो ये अधिनियम है, चार्टर अधिनियम है, 1793 का जो ये चार्टर अधिनियम है, इसमें एक चीज और ये हुई थी कि इस अधिनियम द्वारा कंपनी को जो व्यापार करने का जो अधिकार है, ठीक है, इस अधिनियम द्वारा ये चीज हुई थी कि कंपनी को व्यापार का अधिकार जो है वो अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी को व्यापार का अधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, या अगले ना कहेंगे, हम यूं कह सकते हैं कि 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में अब अगले 20 वर्षों तक के लिए व्यापार कर सकती है, उसे ये अधिकार दिया गया। अब इसमें हम अगले बिंदु को देख लेते हैं। जो हमारा अगला बिंदु है उसमें ये चीज हुई थी कि जो भी कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको, अब कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई। ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं तो ये प्रावधान इसमें कर दिया गया कि अगर वो बिना अनुमति के भारत छोड़ेंगे तो इसे उनका इस्तीफा माना जाएगा।
ठीक है, अब हम आगे अपना अगला बिंदु जो है देख लेते हैं। इसमें एक चीज और हुई थी, पहले मैं इस पॉइंट को लिख देती हूँ। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को भारत छोड़ने पे रोक लगा दी गई, या यूं कहेंगे कि भारत छोड़ने के लिए पहले उनको अनुमति लेनी पड़ती है। भारत छोड़ने के लिए अनुमति का प्रावधान किया गया। अब हम बात करते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम की। ठीक है, हम इसकी जो विशेषता है उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो पहली चीज थी वो ये थी कि जो कंपनी का अधिकार पत्र है, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए, कंपनी के अधिकार पत्र को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरी चीज इसमें ये थी कि अब कंपनी को, अब इन्होंने ये चीज कर दी थी कि अब कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी। भारत के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी। और साथ ही इसमें एक चीज ये भी थी कि कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने पे तो रोक लगा दी थी, पर इन्होंने ये चीज करा कि कंपनी चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ, चीन के साथ और जो पूर्वी देश थे, चीन और पूर्वी देशों के साथ कंपनी क्या है, व्यापार कर सकती थी। कंपनी व्यापार कर सकती थी और इस व्यापार का जो उसे अधिकार मिला था उसे उन्होंने 20 वर्षों के लिए कर दिया था कि अगले 20 वर्षों तक जो कंपनी है वो चीन और पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है। अगले इस एक्ट में जो थी वो अगला बिंदु ये था कि जो ब्रिटिश नागरिक थे, साथ में ये चीज भी करी गई थी कि ब्रिटिश नागरिकों को कुछ अंकुश लगाकर, यानी कि उन पे कुछ सीमाएं लगाकर उन्हें भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। लगाकर उन्हें भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी थी, कि उनपे कुछ सीमाएं तो लगा दी थी पर वो भारत के साथ व्यापार कर सकते थे जो ब्रिटिश नागरिक थे। अब इसमें जो अगला बिंदु है वो ये है कि जो 1813 से पहले जो ईसाई मिशनरी थे, 1813 से पहले जो ईसाई मिशनरी थे उन्हें भारत में आने की अनुमति नहीं थी। इन्हें भारत में आने की अनुमति भारत में आने की अनुमति नहीं थी। भारत में आकर ये अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते थे, अनुमति नहीं थी धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, धर्म का प्रचार करने के लिए इन्हें भारत में आने की अनुमति नहीं थी 1813 से पहले। पर 1813 के जो चार्टर अधिनियम है इसमें ये चीज कह दी गई थी कि जो ईसाई मिशनरी हैं, जो ये ईसाई मिशनरी हैं, ये आप भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं।
भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। 1833 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम को लाने के दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण ये था कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पादित सामग्री को खपाने के लिए ब्रिटेन को एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के द्वारा जो उत्पादित सामग्री थी, उसे खपाने के लिए ब्रिटेन को भारत जैसे बड़े बाजार की आवश्यकता थी। बड़े बाजार की आवश्यकता थी। और जो दूसरा कारण था, वो भी इसी से ही संबंधित है। दूसरा कारण यह था कि सामग्री को उत्पादित करने के लिए उसे अब कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। सामग्री के उत्पादन हेतु ब्रिटेन को कच्चे माल की आवश्यकता थी। इन दोनों ही कारणों से जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, वो आया था। अब इसमें हम अपना अगला पॉइंट देख लेते हैं। वो ये देख लेते हैं कि अब क्या चीज थी। अब ब्रिटिश भारत में केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई। केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई। अब इस एक्ट ने क्या किया। इस एक्ट में अगला हम पॉइंट देख लेते हैं कि कंपनी का जो चीन के साथ चाय का व्यापार था, चीन के साथ चाय के व्यापार का जो अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ जो चाय के व्यापार का जो अधिकार था, चाय के व्यापार का जो अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया। और साथ ही इसमें कंपनी का जो क्या कहते हैं, कंपनी का राजस्व और भारतीय प्रदेशों पर जो अधिकार था, वो अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। और साथ में ये चीज भी कही गई कि जो कंपनी है, वो भारतीय प्रदेशों पर अब जो भी शासन करेगी, कंपनी भारतीय प्रदेशों पर अब जो भी शासन करेगी, वो करेगी अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से। ब्रिटिश सम्राट के नाम से करेगी। ये बात निश्चित की गई। और अब हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अब इस एक्ट के माध्यम से क्या चीज हुई। इस एक्ट के माध्यम से यह हुआ कि जो भारत है,
अब वो ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। जो भारत है वो अब उपनिवेश बन गया था। भारत अब उपनिवेश बन गया था। बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और ब्रिटिश अधिकृत जो प्रदेश थे, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशों पे जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इनका अब पूर्ण नियंत्रण था। पूर्ण नियंत्रण। ठीक है, जो ब्रिटिश से अधिकृत प्रदेशों थे उन प्रदेश पर भारत के गवर्नर जनरल का अब पूर्ण नियंत्रण था। भारतीय प्रदेशों पर शासन हेतु, भारतीय प्रदेशों पर शासन हेतु जो भी न्यायिक, सैन्य और नागरिक शक्तियां थी वो इसमें निहित थी। जो भी न्यायिक, सैन्य और नागरिक शक्तियां थी वो किसमें निहित थी? वो भारत के गवर्नर जनरल में निहित थी। भारत के गवर्नर जनरल में वो निहित थी। ठीक है, अब साथ में एक चीज और थी, वो ये थी कि 1833 का जो एक्ट है, 1833 के एक्ट से पहले जो कानून बने थे, 1833 के एक्ट से पहले जो भी कानून बने थे उन कानूनों को नियामक कानून कहा जाता था। और 1833 के बाद जो कानून बने थे उन कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा जाता था। एक्ट या अधिनियम कहा गया। 1833 के एक्ट में एक चीज ये भी हो रही थी कि जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे, मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे, उनकी जो भी विधायी शक्तियां थी, उनकी विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था। विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा। और साथ में दूसरा बिंदु वो ये है कि अब भारत में जितने भी कर लगाने थे वो सब जो कर थे वो गवर्नर जनरल की आज्ञा से लगाने थे। जितने भी कर लगाए जाएंगे वो किसकी आज्ञा से लगाए जाएंगे? गवर्नर जनरल की। भारत के गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही सारे कर लगाए जाएंगे। और इन करों का व्यय
यानी कि करों में से जो भी खर्च होगा, करों में से जो भी खर्च होगा, ये खर्च भी भारत के गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही करे जाएंगे। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या पुनः 4 कर दी गई, जो कि फिट्स इंडिया एक्ट में घटाकर घटाकर 3 कर दी गई थी। ठीक है। अब चौथा जो एक जो और सदस्य इसमें जोड़ा गया, वो कानून विशेषज्ञ के रूप में उस सदस्य को जोड़ा गया। कानून विशेषज्ञ के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं विधि सदस्य, विधि सदस्य के रूप में इस चौथे सदस्य को जोड़ा गया। और जो पहले कानून विशेषज्ञ विधि सदस्य थे, वो थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। अब इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सिविल सेवा में सिविल सेवा चयन प्रक्रिया में खुली प्रतियोगिता को सम्मिलित किया गया। खुली प्रतियोगिता को सम्मिलित करने की बात कही गई, सम्मिलित किया गया, जिसके आधार पर यह हो रहा था कि अब वंश, धर्म, जाति या पद आदि के आधार पर किसी भी भारतीय को कंपनी में कोई भी पद ग्रहण करने से नहीं रोका जाएगा। कंपनी में कोई भी पद धारण करने से नहीं रोका जाएगा। अब ये चीज जब 1833 के एक्ट के अनुसार हो रही थी, तो फिर उसके बाद एक चीज और निकल कर आई कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे, इन्होंने इस चीज का विरोध किया। और इनके विरोध के अनुसार फिर क्या हुआ कि बाद में ये जो प्रावधान था इसको हटा दिया गया। एक्ट के पारित होने के बाद जो कंपनी थी उसे अब एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। इससे पहले क्या था? इससे पहले जो कंपनी थी वो प्रशासनिक निकाय नहीं हुआ करती थी, वो होती थी व्यापारिक निकाय। व्यापारिक निकाय, ठीक है। अब व्यापारिक निकाय हुआ करती थी। अब एक चीज और हो रही थी, वो ये थी कि अब जो अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों को अनुमति पत्र के बिना, उनको अनुमति पत्र के बिना अब भारत में आने, रहने, साथ ही बसने मतलब कि भारत में वो अब जमीन खरीद सकते थे। जमीन खरीदने की व्यवस्था कर दी गई थी। जमीन खरीदने की व्यवस्था कर दी गई थी। अब इसी एक्ट के अनुसार 1843 ईस्वी में जो दास प्रथा थी, इस दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया, जिसके साथ
अब दास प्रथा उन्मूलन 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय में दास प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित किया गया। चार्टर एक्ट 1853 की। अब जो 1853 के चार्टर एक्ट है ये 1793 ईस्वी के बाद जो प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल पे जो श्रृंखला चली आ रही थी, जैसे कि 1793, 1813, 1833 और फिर ये 1853, तो 20 वर्षों के अंतराल पे जो श्रृंखला चली आ रही थी, ये जो एक्ट है ये इसी श्रृंखला का अंतिम एक्ट है। अब ये जो एक्ट था ये 1852 की सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट थी, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर ये एक्ट मूलतः आधारित था और जिसमें ये बात कही गई थी कि भारतीय ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। 1853 का जब एक्ट पारित किया गया था, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे 1853 का जब चार्टर एक्ट पारित किया गया था, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं। इसमें एक चीज और हो रही थी कि 1833 में जो एक सदस्य जोड़ा गया था उसे वोट देने का अधिकार नहीं था। जो 1833 के एक्ट में जो विधि सदस्य जोड़ा गया था उसे वोट देने का अधिकार नहीं था। और इस एक्ट के द्वारा 1853 के एक्ट के द्वारा उसे वोट देने का अधिकार दिया गया। और साथ में एक चीज और भी थी कि उसकी स्थिति को अब बाकी के जो और 3 सदस्य थे उन तीनों के समान बना दिया गया द्वारा गवर्नर जनरल परिषद की जितने भी विधायी और प्रशासनिक कार्य थे, विधायी और प्रशासनिक कार्यों का उल्लेख किया गया, कार्यों को उल्लेखित किया गया और साथ ही उनको पृथक भी किया गया। साथ में एक चीज और थी कि विधायी कार्य हेतु 6 नए पार्षद जोड़े गए
स्थायी कार्य हेतु 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। और इन विधान पार्षदों का चुनाव किया गया बंगाल, मद्रास, बम्बई तथा आगरा के स्थानीय प्रांतों से इन विधान पार्षद का जो है चुनाव किया गया, चुने गए। जिसके द्वारा हम ये भी कह सकते हैं कि अब इस एक्ट में क्या चीज हो रही थी, इस एक्ट में स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ भी हो रहा था। स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ भी हो रहा था। एक्ट में सिविल सेवा भर्ती के लिए इस एक्ट में सिविल सेवा भर्ती हेतु अब खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया और इसी के ही अंतर्गत 1854 में भारतीय सिविल सेवा हेतु मैकाले समिति का गठन किया गया। मैकाले समिति का गठन किया गया। अब पर एक चीज और थी, इसके साथ एक चीज ये थी कि भारतीयों के लिए भी अब सिविल सेवा का जो रास्ता था वो खुल गया। भारतीय भी अब सिविल सेवा में सम्मिलित हो सकते थे। पर उनके साथ एक चीज ये थी कि इसमें जो भारतीयों के लिए जो आयु अर्हता रखी गई वो 18 से 23 वर्ष रखी गई, जो कि न्याय संगत नहीं थी। उस समय के अनुसार वो जो समय था, उस समय के अनुसार ये न्याय संगत नहीं थी। 1853 का जो एक्ट था, इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सचिव हैं, अधिकारी हैं तथा अन्य जो कर्मचारी हैं, इनका जो वेतन है वो किसके द्वारा तय किया जाएगा? वह तय किया जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा तय किया जाएगा। किंतु इस वेतन का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? इस वेतन का जो भुगतान है वो किया जाएगा कंपनी के द्वारा। और साथ ही इसमें एक चीज ये भी थी कि अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इस एक्ट के द्वारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनकी संख्या अब 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है। और इसके अंतर्गत 6 सदस्य जो थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो 6 सदस्य थे, वो उनका जो चुनाव था या उनका जो नामांकन था वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाना था। ब्रिटिश क्राउन द्वारा उनको नामांकित किया जाना था।